मैंने अब तक एनर्जी के रिलेटेड दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं। तो मुझे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दफ़ा फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करवा दूं। हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था, यानी लास्ट चैप्टर में, और वो था कि किस तरह वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है। और हमने ये देखा था कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है एक्ट डेल्टा डब्ल्यू, तो वो वर्क जो है वो उस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखा जा सकता है। और ये वो चीज़ थी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये पहला आइडिया था जो हमें ये बताता था कि वर्क और एनर्जी के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया वो पोटेंशियल एनर्जी का था, और उसमें मैंने ये शो किया कि जब किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, तो वो वर्क जो है उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, मैं इसको चेंज की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप चाहें तो इसको डेल्टा को हटा दें जो ये वाला डेल्टा है और सिर्फ वर्क लिख लें, बट इट डजेंट रियली मैटर। और ये जो डेल्टा यू है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये डेल्टा के जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये उसमें चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैकेनिकल एनर्जी का है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कुछ ख़ास सिस्टम्स में कांस्टेंट रहती है। तो कौन से सिस्टम्स में ये कांस्टेंट रहती है? ऐसे सिस्टम्स को आप आइसोलेटेड सिस्टम्स कहते हैं। सो लेट मी राइट हेयर पहले आइसोलेटेड सिस्टम, और आपको ये बता दूं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम्स जो हैं ये क्या होते हैं। सो आइसोलेटेड सिस्टम्स, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेशन है, ये मैं आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए ही प्रूव करवाऊंगा क्योंकि ये इन्हीं के लिए वैलिड होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हमारे पास है, ये कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो पहली कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो। तो ये पहली कंडीशन है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम। ये पहली कंडीशन है आइसोलेटेड सिस्टम की। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फोर्सेस एक्ट करती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, या फिर इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि चूँकि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं अगर हम देखें तो वो वर्क नहीं करती, या कंप्लीट साइकिल में हमारे पास वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फोर्सेस मौजूद हैं तो वो सिस्टम के ऊपर वर्क ना करें। लेट मी राइट इट। तो पहली कंडीशन थी कि फोर्सेस मौजूद ही ना हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फोर्सेस मौजूद हों, विच मीन्स इफ़ दे आर प्रेजेंट, तो कंडीशन उनके ऊपर ये है कि वो उस सिस्टम में के ऊपर कोई वर्क नहीं करती, देन दे डू नॉट perform any work on the system, perform any work on the system। तो ऐसे सिस्टम्स जो हैं हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? आइसोलेटेड सिस्टम्स। के उनके ऊपर जो सिस्टम हैं वो उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना एक्ट कर रही हों, ये पहली कंडीशन है। और अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो उनकी वजह से जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो। अच्छा, ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उनके ऊपर जो कंडीशंस है फोर्सेस को लेके वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से है। सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं जो उस सिस्टम के अंदर मौजूद है। मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और फिर उसी एग्ज़ाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो जो इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर टू राइट एग्ज़ाम्पल।
तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है जो मैं यहाँ पे कोड करना चाहता हूँ और जो सबसे इजी है कि उसको हम फिर बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो एग्ज़ाम्पल है मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये अब एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसको हम बहुत टाइम से डील करते आ रहे हैं। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम, अब मैस स्प्रिंग सिस्टम की मैं एक रफ सी डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। सो लेट्स डू दैट, क्योंकि इसकी डायग्राम्स तो हम पहले भी बनाते आए हैं। सो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस सरफेस पे हमारे पास कोई मैस है, और वो मैस जो है इसके ऊपर मूव कर सकती है इस तरह। सो लेट्स से कि ये हमारे पास मैस है और ये मैस स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो। तो अब मैं वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स मैंने इसके ऊपर बना दिया है, ये बॉक्स जो है ना, ये सिस्टम बाउंड्री को डिफ़ाइन करता है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। और अब हम ये कह रहे हैं कि बाहर से, इस सिस्टम के बाहर से कोई भी फोर्स हमारे मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करती, और अगर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो उस फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होता इस सिस्टम के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस मौजूद हो सकती हैं इस सिस्टम के अंदर, और हमें पता है मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास इंटरनल फोर्सेस मौजूद हैं जो हुक्स लॉ से हम बयान कर सकते हैं, लेकिन वो फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। और हम ये, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होने वाली है कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके ही हम लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की। अब अगर हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो मैं इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करता हूँ, और मैस जो है हमारी, फ़र्ज़ करें कि ये इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए कहता हूँ। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये इस पॉइंट पे आ जाती है, इसको पॉइंट बी कहता हूँ, और फिर दूसरी तरफ ये इस पॉइंट पे भी आ सकती है, इसको हम पॉइंट सी कह लेते हैं। तो ये वो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, जिनके दरमियान या जिनके बीच हमारी ये जो मैस है ये मूव करती है जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। तो चलें इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करते हैं, और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी फोर्स है, आप वर्क करते हैं, असल में आप वर्क करते हैं इस मैस के ऊपर, और इस मैस को कंप्रेस करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको कंप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया है डेल्टा डब्ल्यू, और वो वर्क जो है वो इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। और यही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, ये यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन है, ठीक है। तो पॉइंट बी के ऊपर हमने ये कहा है कि जो वर्क हमने किया है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क हमने किया है, लेकिन एक्चुअली ये वर्क जो है वो जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ़ोर्स है, जिसको आप हुक्स लॉ से लिखते हैं, ये वर्क उस फोर्स ने किया है, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता होगी कि हम इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन इसके ऊपर ये होती है कि ये फोर्स जो है हम इतनी स्लोली लगाते हैं कि सिस्टम जो है हर वक्त इक्विलिब्रियम में होता है, यानी नेट फोर्स जो होती है सिस्टम के ऊपर, इस मैस के ऊपर, वो ज़ीरो है। और नेट फोर्स ज़ीरो उसी सूरत में हो सकती है जब हम इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो स्प्रिंग की फ़ोर्स है, जो हुक्स लॉ है, वो हमारी लगाई जाने वाली फ़ोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमने डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया है तो स्प्रिंग फोर्स ने माइनस डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया है, और ये वो माइनस डेल्टा डब्ल्यू है जो आप लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। चलें, तो अगर जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं और सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब अगर इसी सिस्टम को हम यहाँ से रिलीज़ करें पॉइंट बी से, तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदल जाती है, या हमें नज़र आती है, ठीक है। और यही वर्क जो है या यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसी को अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। और ये सिचुएशन वो होती है जब आप इस पॉइंट बी से इस मैस को रिलीज़ करेंगे तो वो मूव करेगी दूसरी तरफ। तो जो वर्क
उसके अंदर स्टोर था, एनर्जी असल में तो कहना चाहिए कि उसके अंदर स्टोर थी, तो उसको आप लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से इस फार्मूला में। और अब चूँकि ये सेम सिस्टम है जिसके ऊपर हमने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है और बाद में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हुआ है, इसको हम कंबाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ यानी इक्वेट करता हूँ, चूँकि इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इससे मेरे पास जो कंडीशन आती है वो ये आती है डेल्टा के इक्वल्स माइनस डेल्टा यू, या फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल ज़ीरो। और अगर मैं डेल्टा को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है के प्लस यू इक्वल्स ज़ीरो। ओके, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स थी जो हुक्स लॉ वाली फोर्स है। सवाल ये है कि क्या सिचुएशन हो अगर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा फोर्सेस मौजूद हो, तो ऑफ कोर्स सिचुएशन तो हमारे पास यही बनेगी ना कि नेट फोर्सेस के अंदर जितना वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क हमारे पास है वो फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ज़ाहिर होगा जब हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो यही दो हमारे पास इक्वेशंस वैलिड होंगी। अब बस ये फ़र्क पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, विच मीन्स के अंडर द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अब ये जो क्वांटिटी है इसको लेट मी चेंज यूज़ अ डिफरेंट कलर बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी जो है हमारे पास, लेट मी सी इफ माय ओके दिस कलर वर्क्स। तो अब ये जो क्वांटिटी है ना के टी प्लस यू टी, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ ई टी, ठीक है। और देखें पहली टर्म जो है वो के टी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी टर्म जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये दरअसल मेरे पास सिस्टम की जितनी टोटल एनर्जी है उसका सम है, तो इसको मैं ई टोटल डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और ये जो ई टोटल है हमारे पास ये हमें बताता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको आप कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड कलर, सो लेट मी यूज़ एक्चुअली द सेम ग्रीन कलर। तो इसको आप सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल है, तो इसलिए इस टोटल एनर्जी को समटाइम्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। और अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है इस डेफिनेशन के बाद बन जाती है डेल्टा ई टी इक्वल्स ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल्टा ई टी इक्वल्स ज़ीरो। और अब आपको ये चीज़ जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो कंडीशन है जिसमें हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिफ़ाइन किया है कि ये सम होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का, और फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने देखी है कि ये ज़ीरो के इक्वल आई है, ये किस कंडीशन के अंडर आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये इस कंडीशन के अंदर आई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करती, और अगर वो एक्ट करती हैं तो उनकी वजह से जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, और इंटरनल फोर्सेस जो है हमारे पास वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और उधर से हमने ये कंडीशन ड्राइव की है ये वाली। तो अब ये चेंज इन टोटल एनर्जी है, डेल्टा ई टी जो है ये चेंज इन एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हैं? फ़र्ज़ करो कि आपका सिस्टम जो है वो किसी इनिशियल से किसी फाइनल स्टेट में जाता है, तो इसको आप लिखते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल ज़ीरो, जो आपको ये बताता है कि ई इनिशियल इक्वल्स ई फाइनल। और ये जो डेफिनेशन है ये सिंपली आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है। तो ये आपको ये बता रहा है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो फिक्स्ड होती है, और उस फिक्सेशन की कंडीशन से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारे पास जितनी टोटल एनर्जी है सिस्टम की किसी इनिशियल स्टेज पे, उतनी ही टोटल एनर्जी है हमारे पास सिस्टम की किसी फाइनल स्टेज पे, और यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है। सो अब इसको मैं लफ्ज़ों में लिखने लगा हूँ, और इसकी डेफिनेशन बनती है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
So let me write it down with a different color. Let's use this color. So in an isolated system, in an isolated system in which only conservative forces act, total mechanical energy remains constant. तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है फिज़िक्स के अंदर, एटलीस्ट इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। तो कोई भी ऐसा सिस्टम, अब बल्कि मैं क्विकली रिवाइज़ कर दूं कि ये जो हमने ड्राइव की है कंडीशन, ये किन कंडीशन के अंडर हमने ड्राइव की है। मतलब ये वाली कंडीशन के एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, ये किस कंडीशन के अंदर हमने ड्राइव की है। तो सबसे पहले मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, और आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ऑफ कोर्स उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट हैं ये दो वाले के, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो, और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनकी वजह से किया जाने वाला जो वर्क है वो ज़ीरो हो। ठीक है, ये इसके ऊपर एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन जो एक्सप्लिसिटली मैंने बताई नहीं है बल्कि छुपी हुई थी, वो ये है कि सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से होने वाला वर्क सारे का सारा जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से है। अब सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ब्लॉक और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, और फ्रिक्शन हमें पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऐसा हो सकता है, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ चूँकि हम इस टॉपिक को पहली दफ़ा डील कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो अभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ सिचुएशन यहीं तक रखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस मौजूद हैं जो इंटरनल फोर्सेस कहलाती हैं। तो उन कंडीशन के अंदर जो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप यूँ कहते हैं कि चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। और मैकेनिकल एनर्जी बजाते खुद हमने कैसे डिफ़ाइन की है, इट्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दैट्स द टॉपिक दैट आई वांटेड टू डू टुडे। लेकिन सवाल ये है कि मैंने टॉपिक तो शायद आपको 10 मिनट में पढ़ा लिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मतलब हम फिज़िक्स कर रहे हैं और फिज़िक्स में हम टॉपिक तो शायद याद कर लें, लेकिन क्या हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई है? ये बात अपनी जगह मौजूद है, और इस बात के लिए आपको पता है मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करता होता हूँ, एंड दिस इज़ एक्चुअली द प्लान फॉर टुडे। मैं अब बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लगा हूँ आपके लिए, जो ऑफ कोर्स इस टॉपिक की एग्जांपल्स हैं, जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, जिनको अगर आप न्यूटन लॉज की मदद से सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल हो आपको। दरअसल इनफैक्ट इस चैप्टर में इतनी प्यारी प्यारी एक्सरसाइजेज हैं, इतनी कंसेप्चुअल सवाल हैं ना चैप्टर के एंड के ऊपर, कि मेरा जी चाह रहा था कि सारे करूं, लेकिन ज़ाहिर है लिमिटेड टाइम में मैं सारे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारे पिक किए हैं जिनको मैं अब आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि हमने ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे यूज़ करना होता है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। This is the first problem that I want to solve, and this is exercise 12.7. Of course, book Halliday, Resnick and Crane, क्योंकि I believe nothing can beat Halliday, Resnick and Crane। और ये एक आसान सा प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले चूज़ किया है। सो लेट्स गो विद इट। A very small ice cube is released from the edge of hemispherical frictionless bowl whose radius is 23.6 centimeters. See the figure. How fast is the cube moving at the bottom of the bowl? तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, ये हमारे पास बाउल दिया हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे एक आइस क्यूब मौजूद है, और इस आइस क्यूब को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है इस पॉइंट से, और पूछा गया है कि इधर बॉटम के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक को, जो मेरे लास्ट लेक्चर का हिस्सा था, उसको हमने कैसे डिफ़ाइन किया था। हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन किया था, और हमने कहा था कि
इनिशियल पॉइंट जो है उसको हम ऐसे चूज़ करते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो हो, जिसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे हर सवाल में मुझे रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना होगा, और मैं इस पॉइंट में रेफरेंस पॉइंट ये वाली लाइन चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ना मेरी, कहाँ पे लिखूँ कि आपको नज़र आए, क्योंकि मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया। लेट मी राइट विद ब्लू वन। तो ये जो रेड लाइन है ना, ये है मेरा ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको हर प्रॉब्लम में डिफ़ाइन करना होगा। अभी मैं जितनी भी एग्जांपल करूँगा आप देखेंगे कि मैं हर प्रॉब्लम में सबसे पहले यही काम करूँगा कि ये चूज़ करूँगा कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कहाँ पे लूँगा। ठीक है, उस ज़ीरो के हिसाब से फिर हम देख सकते हैं। तो अब हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, इनिशियल और फाइनल, और फिर हमने फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला, ई इनिशियल इक्वल्स ई फाइनल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस final potential energy. So this should be ui, okay, this should be uf. So what we need are these four quantities. तो सबसे पहले इस सिचुएशन में देखें तो इस सिचुएशन में हमारे पास ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट के ऊपर मौजूद है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। सो के आई जो है वो ज़ीरो हो गया। तो इधर से हमारे पास डेटा आता है के आई इक्वल्स ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, और इस ब्लॉक का फासला जो कि इस लाइन के ऊपर मौजूद है इतना है उससे जिसको हमने ज़ीरो चुना है, और ये रेडियस के बराबर है 23.6। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको अब मैं लिखता हूँ यू आई, इसका जनरल फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, एम जी एच, और एच आर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा एम जी आर। तो इनिशियल आ गई। अब फाइनल की बात है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगी, क्योंकि इसी पॉइंट को तो मैंने आपका अपना ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चूज़ किया है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इट विल हैव सम नॉन ज़ीरो वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जब ब्लॉक हमारा पहुंचेगा तो वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, और अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो सिंपल बन गई। के आई ज़ीरो है और यू आई जो है वो एम जी आर है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर्ड, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास इमीडिएटली जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो 2 GR आ जाएगी विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वेलोसिटी की। तो अगर ब्लॉक को इस पॉइंट से रिलीज़ किया जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी ये वाली होगी। नंबर्स दिए हुए हैं, रेडियस जो है वो 23.6 है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जी कांस्टेंट है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कहीं पे मैथ्स नहीं दी हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास जो मैथ्स है ना वो इन्वॉल्व ही नहीं होगी, यानी सिस्टम जो है वो मैथ्स से इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो दैट्स इट, दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो सेकंड प्रॉब्लम ये एक्सरसाइज 12.9 है। तो इसको देखते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं। A frictionless roller coaster, so let me go to the highlighter. A frictionless roller coaster car starts at point A, इस point से start करती है with velocity v naught, okay, with speed v naught. What will be the speed of the car at point B, at point C, at point D? Assume that the car can be considered a particle that always remains on the track. Okay, so that's the statement, और हमारे पास 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। इस पॉइंट से कार स्टार्ट करती है विद सम वेलोसिटी, और पूछा गया है कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, और डी पॉइंट के ऊपर क्या होगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले तो, बल्कि मैं ये काम पहले कर दूं, आपने ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चूज़ करना है, और इस पॉइंट इस डायग्राम में क्लियरली जो मेरा ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ये वाला पॉइंट है। तो दिस इज़ माई ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट के लिहाज से
इस ग्राउंड के लिहाज से पॉइंट ए के ऊपर कार के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो mgh के इक्वल है, क्योंकि h हाइट के ऊपर मौजूद है कार। तो सवाल ये है पहले पार्ट का कि हमने ये बताना है कि पॉइंट बी के ऊपर कार की स्पीड क्या होगी। तो और पॉइंट बी जो है वो भी h फासले के ऊपर मौजूद है। हियर इज़ द थिंग, हियर इज़ द आर्ग्यूमेंट, थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट। इस पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, और ये इस ग्राउंड से h हाइट के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। सही है। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, पॉइंट बी के ऊपर, तो उसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो h है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी, यानी हाफ mv²। यही इक्वालिटी डिमांड करती है, और इसका मतलब है कि पॉइंट बी के ऊपर कार की वेलोसिटी जो है वो v0 ही होगी, बिल्कुल वही जो पॉइंट ए के ऊपर थी। ठीक है। और इसको अब हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ए है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर उसकी कितनी है, हाफ mv0², और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। और इसको हमने देखना है, फाइनल पॉइंट हमारा पॉइंट बी है, तो ये दोनों हैं पॉइंट ए के ऊपर। अब पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं kf कह रहा हूँ, ये होगी हाफ mv²। इसको मैं vb कहता हूँ, और vb मैंने कैलकुलेट करना है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जिसको मैं uf लिखने लगा हूँ, ये mgh ही है, क्योंकि इसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं फाइनल वैल्यूज़, ये पॉइंट बी के ऊपर है। तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकता हूँ, यानी KI प्लस UI इक्वल्स KF प्लस UF। और जब मैं ये अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनेगी इक्वेशन KI, जो इनिशियल है पॉइंट ए के ऊपर, वो है हाफ mv0² प्लस UI जो है वो mgh के इक्वल है। ये इक्वल होगा KF, जिसको मैंने कहा है हाफ mvb², क्योंकि vb में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर मैंने देखा है कि mgh के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखें mgh दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाता है, हाफ m भी कैंसिल हो जाएगा, और v0² इज इक्वल टू vb², विच सिंपली मीन्स कि जो हमारे पास vb है वो किसके इक्वल है, v0 के। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस चीज़ को आपको देख के गैस कर लेना चाहिए था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होनी चाहिए। तो पॉइंट बी के ऊपर भी उसकी जो वेलोसिटी है इस स्मॉल कार की, वो v0 ही होगी, यानी वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ये पॉइंट ए के ऊपर से गुजर रही थी, ये चल रही थी, वट एवर, नॉट आवर कंसर्न। ओके, पार्ट बी के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि ये बताएं कि सी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और फिर फाइनली इस डी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपके लिए ये वाला पार्ट करता हूँ, लास्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर लेना है, कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसी डायग्राम को सामने रखते हुए मैं आपके लिए लिख दूँ कि ये मैं पार्ट बी करने लगा हूँ। और पार्ट बी, पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ mv0²। सो दिस इज़ पॉइंट बी, और ये हमारी इनिशियल वैल्यूज़ हैं। पॉइंट सी के ऊपर देखें, पॉइंट सी के ऊपर हाइट जो है ना ग्राउंड से वो h/2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो हमारा जो uf है ना, ये क्या है अब, mgh/2, और जो kf है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं कहता हूँ हाफ mvc²। और ये है हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर। तो अब इसके ऊपर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, यानी KI प्लस UI। चले मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, एट पॉइंट बी दिस शुड बी इक्वल टू KF प्लस UF at point C. Okay, so KI at point B is half
V naught squared and potential energy at point P is mgh। और कैनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है सी पॉइंट के ऊपर, तो इसको हाफ वी सी स्क्वायर लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर है mgh/2। ओके, सो ये mgh/2 इधर लेफ़्ट पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, लेफ़्ट पे mgh/2 रह जाएगा, बाकी m थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, इनफैक्ट 2 भी कैंसिल हो रहा है। अगर आप देखें तो हमारे पास अब जो सिचुएशन आएगी, सबसे पहले तो मैं m को कैंसिल करता हूँ और 2 को कैंसिल करता हूँ। लेट्स सी 1/2, अगर 1/2 इधर है और इसमें नहीं है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल। अब m भी कैंसिल होगा थ्रू आउट, तो हमारे पास अब रह गया है जो चीज़ वो है वी नॉट स्क्वायर यहाँ से प्लस 2gh, और यहाँ पे अब हमारे पास gh रह गया है जिसको मैं लेफ़्ट पे ले आऊँगा, तो ये रह जाएगा माइनस gh इक्वल्स वी सी स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वी सी के लिए, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस gh होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है कार की स्पीड की पॉइंट सी के ऊपर, वो किसके इक्वल आई है, वी नॉट स्क्वायर प्लस gh। और इसकी रीज़न आपको यहाँ डायग्राम से पता चल जानी चाहिए थी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होके आधी हो गई है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए बाय द सेम अमाउंट। और यही वजह है कि वो काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज़ जो है वो हमें उसकी वेलोसिटी की फॉर्म में नज़र आ रही है। अब अगर आप इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं पॉइंट डी के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट के हिसाब से या इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी में वो और ज़्यादा होगी, और ये gh की बजाय 2gh आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं सी पॉइंट के हिसाब से कितनी इंक्रीज़ आई है, तो सी पॉइंट के हिसाब से इतनी ही इंक्रीज़ आएगी। सो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस फॉर्म में लिखते हैं अपने आंसर को, बट आई प्रेफर कि आप इस, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है तो आप अपना फाइनल आंसर इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें, और इस फॉर्म में जो वी डी आएगी ना हमारे पास वो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh आएगी। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ सिंपल वे ऑफ कंपेयरिंग total energy at first point and then at second point, and so you can calculate it. So this is exercise now 12.21, और let me actually write it here, और मैं इसको अब सॉल्व करना चाह रहा हूँ एज माई थर्ड एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें, और अब चूँकि मैंने एग्जांपल्स इस तरह पिक किए हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, सो दिस विल बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द प्रीवियस वन, यू विल सी इट। और यही रीज़न है इस प्रॉब्लम को पिक करने की, ताकि आपको पता हो कि आप कैसे आसान से मुश्किल चीज़ों को हल कर सकते हैं, यानी आसान से होते होते जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल चीज़ें भी हल होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो हियर इज़ द थिंग, द स्टेटमेंट इज़ two pendulums each of length L are initially situated as in figure 12.22। तो ये हमारे पास डायग्राम है और दो पेंडुलम्स हैं सेम लेंथ के, एक पेंडुलम यहाँ पे मौजूद है, एक पेंडुलम यहाँ पे मौजूद है, मैसेज उनकी डिफरेंट है। द फर्स्ट पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट D and strikes the second। Assume that the collision is completely inelastic and neglect the mass of the string and any frictional effect. How high does the center of mass rise after the collision? So here's the thing, there are few things in this problem that you need to know, and you should actually know from your previous knowledge जो हम अब तक पिछले 10-11 चैप्टर पढ़ के आए हैं। उनमें जो पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें बताया गया है कि जो कुलियन है ना वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक कुलियन को अब मैं 2 दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ, पहली दफ़ा 6th चैप्टर में और दूसरी दफ़ा 11th चैप्टर में, ये जो लास्ट चैप्टर था। और ये वो कुलियन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि ये पेंडुलम जब इस पेंडुलम से M2 मैस वाले से आके कोलाइड करता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही पेंडुलम बन जाता है, और फिर उसके बाद वो कंबाइंड ऊपर की तरफ जाते हैं, और वो कितना ऊपर जाते हैं वो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। ये पहली चीज़ थी जो आपने जाननी थी कि इनइलास्टिक कुलियन क्या होता है।
दूसरी चीज़ जो है ना यहाँ पे, वो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं ना, तो ये इशारा होता है कि आपने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। तो ये दो बातें जब हमारे माइंड में आ गई, तो लेट्स नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और पहले ज़रा स्केच बना ले कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो लेवल डिफ़ाइन करना है। और मैं ये रेड लाइन से, ये वाला जो लाइन है ना, ये बता रही है कि इस लाइन के ऊपर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये मैंने रेफरेंस चूज़ किया है। इसका मतलब है कि अब इस ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना इस मैस की, वो ज़ीरो है क्योंकि ये ज़ीरो लेवल पे है। और इस मैस की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो mgd है क्योंकि ये d हाइट के ऊपर मौजूद है, पहली चीज़। तो अब यहाँ पे कुलियन हो रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे पता है कि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये कोलाइड करेंगे तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो वैलिड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है जब ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो ये किस स्पीड से आ रहा है, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम m टाइम्स v होता है। तो ये मैस किस स्पीड से आके टकराती है इससे, ये मुझे मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैस जब इससे आके कोलाइड करती है तो किस स्पीड से कोलाइड करेगी। उसके बाद मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा और वो मुझे बताएगा कि ये कंबाइंड सिस्टम किस स्पीड से ऊपर जाता है। और फिर उसके बाद मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके पास इस पॉइंट के ऊपर इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है, और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास mgd है। इसके पास दोनों ज़ीरो हैं, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है। ओके, लेकिन मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये जब इससे मूव करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर ये किस वेलोसिटी से आके टकराएगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इस मैस को कंसीडर करूँ तो इस मैस फॉर मैस m1, लेट मी एक्चुअली राइट इट, फॉर m1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जिस सिचुएशन पे ये अभी मौजूद है डायग्राम में, वो है mgd, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है ज़ीरो क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर है। फाइनल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाता है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी हाफ mv²। और ये v जो है ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी इसके पास होगी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स दिस मैस। तो अब मैं लगा सकता हूँ ki प्लस ui इक्वल्स kf प्लस uf, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ki ज़ीरो है और ui जो है वो mgd है, kf जो है वो हाफ mv² है और uf ज़ीरो है। तो यहाँ से मेरे पास स्पीड आ जाएगी v इक्वल्स 2gd²। तो ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारी मैस m1 m2 से आके टकराएगी। ओके, और जब ये टकराएगी तो कुलियन होगा और यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। सो हियर इज़ द थिंग, तो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मैस इस वेलोसिटी से आके टकराएगी तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो क्या बनेगा, m टाइम्स v। और वो m टाइम v इस तरह होगा कि मैं जो m1 का इनिशियल मोमेंटम है ना, इनिशियल मोमेंटम pi ऑफ m1 वो कितना है, m टाइम v, और ये v ये वाली v है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है। मैं इसको भी v ही लिखूँगा, जवाब में जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और जो m2 का इनिशियल मोमेंटम है pi फॉर m2, ये हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है। अब इनइलास्टिक कुलियन है तो ये दोनों स्टिक हो जाती हैं, तो जो फाइनल मोमेंटम बनेगा इस सिस्टम का, अब मैं इसको सिर्फ pf लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, दोनों मैसेज आपस में जुड़ गई हैं तो ये टोटल मैस बनेगी m1 प्लस m2, और वो मूव करेंगी किसी वेलोसिटी v प्राइम से। ये v प्राइम जो है ये v से मुख्तलिफ होगी और इसलिए मैंने इसको v प्राइम कहा है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ जो मुझे ये बताता है कि pi इक्वल्स pf, तो pi जो है
वो mv है, और जो pf है वो है हमारे पास m1 प्लस m2 टाइम्स v प्राइम, और यहाँ से मेरे पास v प्राइम आ गई mv डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो मैंने v प्राइम कैलकुलेट कर ली। ये v प्राइम वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अब ये दोनों पेंडुलम ऊपर की जानिब मूव करते हैं, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए कि ये कितना ऊपर मूव करते हैं। मैं इस हाइट को हाइट एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं एच कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और अब मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो पूरे सिस्टम की, जब ये पूरा सिस्टम यानी दोनों मैसेज जो जुड़ी हुई हैं इस पॉइंट पे मौजूद हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ज़ीरो, और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ सिस्टम की मैस कितनी है, अब दोनों मैसेज जुड़ी हुई हैं, तो वो m1 प्लस m2 इंटू वी प्राइम स्क्वायर, और वी प्राइम जो है वो ये वाली है जो मैंने कैलकुलेट की है। फाइनल क्या होगी, फाइनल जब ये इस हाइट पे पहुंच जाएंगी तो सिस्टम रुक जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के लिहाज से क्या हो जाएगी, mgh। तो फाइनल uf जो है वो क्या बनेगा, mgh, h हमने कैलकुलेट करना है, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊं अगर ui प्लस के आई इक्वल्स uf प्लस के एफ, तो मेरे पास बनता है ui जो है वो ज़ीरो है, के आई जो है वो है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी प्राइम स्क्वायर, और इक्वल आएगा uf जो कि mgh के इक्वल है, और के एफ ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैं m को h को कैलकुलेट कर सकता हूँ, और जो h की वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी m1 प्लस m2 इंटू वी प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mg। ओके, और ये 2mg नहीं होगा, ये m प्लस, यहाँ पे मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, इस पॉइंट के अंदर ये जो मैस है ना, अब ये कंबाइंड सिस्टम की है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगी वो भी m1 प्लस m2 gh होगी। सो लेट मी करेक्ट इट। तो ये बन जाएगा हमारे पास uf इक्वल्स m1 प्लस m2 टाइम्स gh। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये वाली जो राइट साइड है ये भी हमारे पास बन जाएगी m1 प्लस m2 gh। और अब अगर आप देखें तो ये m1 और m2 जो हैं दोनों साइड से m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमारे पास जो सिंपल सी एक्सप्रेशन आएगी हाइट की वो बनेगी, लेट्स सी क्या बनती है, v स्क्वायर्ड बाई वी प्राइम स्क्वायर्ड बाई 2g। और ये सिंपल नहीं है, ऑफ कोर्स हमें v प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और v प्राइम की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे आप देखें v की वैल्यू है, ठीक है। तो v की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आए थे, तो ये सारी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एंड पे जब अपना आंसर लिखेंगे आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आता है d इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइट आती है। तो जो पूरा सिस्टम है ना वो इतनी हाइट तक ऊपर को उठेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आप इस आंसर के ऊपर देखें, जो ये वाला आंसर है, तो इसकी जो डायमेंशंस है ना वो हाइट की ही हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर में भी मैस है, डिनोमिनेटर में भी मैस है, तो मैस की डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ डी जो डिस्टेंस है ना उसकी डायमेंशंस रहेंगी, और वही डायमेंशंस हमारे पास क्या होती हैं, हाइट की। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है एटलीस्ट वो डायमेंशनली करेक्ट है, हमने सही हाइट निकाल ली है। तो यही हमें इस प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना इन्वॉल्व था। नेक्स्ट में चलता हूँ प्रॉब्लम 12.2 के ऊपर। अब ये एक्सरसाइज नहीं है, अब ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो हैं HRK की किताब के अंदर प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस सेपरेट की हुई हैं।
अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सरसाइज, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज है, थोड़ी आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मीन्स थोड़े मुश्किल हैं। सो लेट मी सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स फॉर यू टू। और जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 12.2 है। सो दिस इज प्रॉब्लम 12.2। सो लेट मी एक्चुअली क्विकली राइट इट कि ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12.2। और इसकी स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमारे पास ये बॉल है, मास m है और इस रॉड के साथ अटैच है। सो लेट्स एक्चुअली रीड इट। अ बॉल ऑफ mass m is attached to the end of a very light rod of length L. The other end of the rod is pivoted so that the ball can move in a vertical circle. The rod is pulled aside to the horizontal and given downward push as shown in figure so that the rod swings down and just reaches the vertically upward position. What initial speed was imparted to the ball? तो हमारे पास ये रॉड है जिसके एंड पे बॉल है और कहा जाता है कि इसको यहाँ पे हमें छोड़ा जाता है कुछ स्पीड के साथ और ये इस पॉइंट के ऊपर पहुँचता है, जस्ट पहुँचता है। ओके, तो सवाल ये है कि इनिशियल स्पीड जो है वो क्या थी इस पॉइंट के ऊपर। और इस सवाल को अगेन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगेन हम पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो लेवल डिफ़ाइन करते हैं और इस केस में मैं ये वाला ज़ीरो लेवल डिफ़ाइन करता हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि अब मैंने ये वाला जो जहाँ पे ये सर्कल जो है उसका बॉटम है ये नहीं चूज़ किया। और इसकी रीज़न ऑब्वियस है, आप अभी देखेंगे कि प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है। और चूँकि ज़ीरो लेवल जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो प्योरली हमारी चॉइस होती है, उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आप देखते हैं कि आप कहाँ पे चूज़ करेंगे ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इस केस में मेरा जो ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो ये वाली लाइन है और मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। और अब आप एक चीज़ याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। दरमियान में कौन सा ऑब्जेक्ट ने रास्ता लिया है, कैसे पहुंची है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के ऊपर, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब है कि हम अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनिशियली हमारा मैथ जो था वो यहाँ पे था और फाइनली ये इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। दैट्स इट, दैट शुड गिव अस द इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर जब हमारा मैथ था तो इसी पॉइंट को हमने ज़ीरो लेवल लिया है पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बताया हुआ है कि इसको कुछ वेलोसिटी दी जाती है, स्पीड दी जाती है, तो वो बन जाएगी हाफ m वी, क्या कहना चाहिए इसको, वी आई स्क्वायर कहना चाहिए, लेट्स कॉल इट जस्ट वी। तो हमने ये वी फाइंड करना है। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुँचता है और इस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर आप इस ज़ीरो लेवल के हिसाब से देखें तो ये एल हाइट के ऊपर है, ये वाली हाइट जो रॉड की है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगी, जिसको मैं यू एफ कहता हूँ, वो बन जाएगी एम जी एल। और काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बताया हुआ है कि जस्ट पहुंचता है इस पॉइंट के ऊपर, तो जस्ट पहुंचने का मतलब है कि वो ज़ीरो स्पीड के साथ पहुंचता है उधर। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, के आई प्लस यू आई इक्वल्स के एफ प्लस यू एफ। तो के आई जो है वो हाफ एम वी स्क्वेयर्ड है, यू आई ज़ीरो है, के एफ जो है वो ज़ीरो है और यू एफ जो है वो एम जी एल है। और यहाँ से हमारे पास v जो है वो 2 टाइम जी एल स्क्वायर रूट आ जाती है। दैट्स इट, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी आपको कहा था कि ये प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम्स आर सपोज्ड टू बी टफ, दे आर सपोज्ड टू बी हार्ड। तो ये तो बहुत आसान था और उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रॉब्लम्स आर सपोज्ड टू बी हार्ड बोथ इन अंडरस्टैंडिंग एंड बोथ इन मैथमेटिक्स, एंड दिस वाज अ टफ वन व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जानना कि जो एनर्जीज़ हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ख़ासकर, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। दरमियान में से कौन सा रास्ता लेके आप पहुंचे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट करके हम इस प्रॉब्लम को इतने छोटे से हिस्से में सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं। वगरना अगर आप इस चक्कर में पढ़ते कि इस सारे रास्ते में उसकी एनर्जी कैसे चेंज हुई है, मिसाल के तौर पे आप कहते कि मैं अपना, या फिर आप यूँ कर लेते कि आप ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ले लेते, तो फिर भी मसला हो जाता।
मसला थोड़ा सा हो जाता, जवाब तो आपके पास आ ही जाता कि इनिशियली mg l हो जाती, फाइनल mg टाइम्स 2l हो जाती, लेकिन स्टिल इट रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग, सम थिंकिंग कि आपने अपने प्रॉब्लम को आसानी से कैसे सॉल्व करना है, ईजीएस्ट वे से कैसे सॉल्व करना है। So let me now go and solve one more problem for today. That's the final problem that I want to solve, and this is one of the most famous problem. इस problem का कुछ नाम भी है, I don't remember, लेकिन ये problem अगर आप वाल्टर लीवन जो MIT में पढ़ाता था, जिसने सबसे पहले ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसको उसकी वीडियोस देखें मैकेनिक्स के ऊपर, तो ये आपको परफॉर्म करके दिखाता है इस प्रॉब्लम को। और मैं ऑफ कोर्स परफॉर्म तो नहीं करूँगा, लेकिन वो डिवाइस तस्वीर में चौंके दी हुई है तो आपको दिखाऊंगा, और उसको हम फिर सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हार्ड भी है कंपेयर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम 12.5 है जो मैं अब सॉल्व करना चाहता हूँ, और ये आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम होगा। और इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमारे पास ये एक स्मॉल क्यूब है जो यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कहा जाता है कि ये क्यूब को पॉइंट P के ऊपर से छोड़ा जाता है विद ज़ीरो स्पीड, और ये इधर से नीचे आता है और इस लूप में चक्कर लगा के इधर आगे निकल जाता है। तो दो सवाल पूछे गए हैं, पहला ये कि इस पॉइंट Q के ऊपर, इस क्यूब के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और दूसरा ये कि इस क्यूब को किस हाइट से छोड़ा जाए कि ये बड़ी मुश्किल तक इस पॉइंट पे पहुँचे, बमुश्किल ही इस टॉप पॉइंट पे पहुँचे। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि इस पॉइंट Q के ऊपर, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो चूँकि ये लूप के अंदर है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं ना, वो अगर ये हमारा क्यूब है तो इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल फोर्स है अंडर की तरफ इस डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। और चूँकि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट Q के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है एक्सेलरेशन इसके पास, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, तो न्यूटन सेकंड लॉ जो होगा वो समेशन Fx इक्वल्स 0 होगा। और मैंने आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले ये x और y एक्सेस यहाँ पे चूज़ किए हुए हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है समेशन Fx इक्वल्स 0, और इससे हम ये देख सकते हैं कि Fc माइनस n इक्वल्स 0 आता है, और हमारे पास n जो है वो किसके इक्वल आता है, Fc। मैं इसको सेंट्रीपिटल की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये बराबर होती है, और ये होता है हमारे पास mv² डिवाइड बाई r जो है इस लूप का रेडियस है। तो हमें फोर्स चाहिए थी, और फोर्स जो लग रही है इस पॉइंट के ऊपर वो नॉर्मल फोर्स है, और हमने नॉर्मल फोर्स को निकाल लिया है। अगर हमने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, r और m तो उसकी दी हुई है ब्लॉक की, तो हमें उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करूँगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो रेफरेंस चूज़ करना है। तो मैं ये ग्राउंड जो है ये ज़ीरो रेफरेंस चूज़ करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस ग्राउंड के लिहाज से इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना इस पार्टिकल के पास या इस ब्लॉक के पास, UI वो कितनी है, mg टाइम्स 5r हाइट के ऊपर है, तो ये 5mgr बनेगी। जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो ज़ीरो है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है। अब पॉइंट Q के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास बनेगी उसको मैं कहता हूँ हाफ mv², और ये v यही वेलोसिटी है जो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है इस नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बन जाएगा हाफ mv², और जो uf बनेगी वो बनेगी mg टाइम्स, ये कितने फासले के ऊपर है, r फासले के ऊपर है पॉइंट Q ग्राउंड लेवल से, तो ये बनेगा mgr। तो अब आप लगा सकते हैं ki प्लस ui इक्वल्स kf प्लस uf, और यहाँ से ki 0 है, ui जो है वो 5 mgr है, जो kf है वो हाफ mv² है, और जो uf है वो mgr है। और इसको अगर आप v के लिए सॉल्व करते हैं तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है, v² की वैल्यू मैं ले रहा हूँ इसको, अगर आप v² के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8 टाइम्स mg, ठीक है। और v² की ये वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें जो यहाँ पे मैंने नॉर्मल फोर्स के लिए लिखी थी, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स, लेट मी राइट द n इन अ बेटर वे। तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ जाएगी 8 टाइम्स
mg। एक्चुअली ये जो मैंने वेलोसिटी लिखी है ना, ये आती है 8 टाइम्स gr। तो ये है 8 टाइम्स gr, और इस v स्क्वायर जो है 8 टाइम्स gr है, और इसको अगर आप नॉर्मल फोर्स वाली एक्सप्रेशन में पुट करें तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास आती है 8 टाइम्स mg। और यही वो पहली क्वांटिटी थी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ना सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है, बल्कि एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो सेंट्रीपिटल फोर्स का था वो भी यूज़ हो रहा है। यानी आपको ये देखना होता है कि सिस्टम किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं पहले जी। बिल्कुल जैसे लास्ट प्रॉब्लम में मैंने देखा कि हम सब ने देखा कि जहाँ पे पेंडुलम्स कोलाइड कर रहे थे तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज़ करना पड़ा था, और वो चीज़ तो हम शायद छठे चैप्टर में पढ़ के आए थे बहुत पहले। तो जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आपको याद होनी चाहिए। चलें अब पार्ट बी करते हैं, और पार्ट बी में हमसे ये कहा गया है कि आप किस हाइट से इस ब्लॉक को रिलीज़ करते हैं कि ये जस्ट इस पॉइंट तक पहुँचे बमुश्किल ही। ठीक है, तो हमें कोई हाइट चूज़ करनी है। लेट्स कॉल दैट हाइट सम हाइट y। तो हमने वो चूज़ करना है y, जो y है वो हमने कैलकुलेट करनी है। लेट्स से कि हम ब्लॉक को रिलीज़ करते हैं इस पॉइंट से, इस लाइन से, और ये जो लाइन है ना ये ग्राउंड से एज फासले के ऊपर है। तो हमें ये एज कैलकुलेट करना है। कंडीशन हमारे ऊपर ये है कि ब्लॉक बमुश्किल इस टॉप लूप की टॉप पे पहुँचे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लूप की टॉप पे जब ब्लॉक पहुँचेगा तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी। सो लेट मी नाउ ट्राई टू मेक लूप, और जो लूप है हमारे पास, लेट मी पिक कलर वाइट। तो जो लूप है हमारे पास वो इस तरह की है, और ये कहा गया है कि इस टॉप के ऊपर, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, इस टॉप के ऊपर ब्लॉक है ना बमुश्किल पहुंचता है। अब ज़रा ये देखें कि ब्लॉक जो है ना वो इस लूप के अंदर घूम रहा है। ये वाली जो लूप है ये रॉड है। तो बमुश्किल पहुंचने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जब रॉड पहुंचेगा ना तो वो हार्डली इस ब्लॉक को टच कर रहा होगा, जिसका कंडीशन हमें ये बताती है मैथमेटिकली कि नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगी। यानी इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही ये ब्लॉक पहुंचेगा ये नीचे गिर जाएगा। ये जो ट्रैक है ना इसको फॉलो नहीं करेगा। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करें। लेट मी पिक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास राइट डायरेक्शन में है। तो अब ज़रा दिखाएं कि फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नॉर्मल फोर्स मैंने कह दिया कि वो पहले ही ज़ीरो है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास एफ सी जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं है, तो मुझे सिर्फ वाई चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग चाहिए। तो समेशन एफ वाई इक्वल्स ज़ीरो, और ये हमें बताता है कि माइनस डब्ल्यू माइनस एफ सी इक्वल्स ज़ीरो, या फिर एफ सी इक्वल्स डब्ल्यू। और एफ सी अगर डब्ल्यू के बराबर है तो एफ सी जो है वो है हमारे पास एम वी स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई आर, और डब्ल्यू जो है वो एम जी के इक्वल है। तो हमारे पास वी जो है, मैं वी स्क्वेयर ही लेता हूँ, वो आता है आर टाइम्स जी के बराबर। तो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है क्योंकि ये मुझे चाहिए थी, आप देखेंगे। अच्छा, अब ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये प्रॉब्लम बाय द वे मैंने सॉल्व किया था आपके लिए चैप्टर 5 में या चैप्टर 4 में समवेयर। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था आपके लिए कि अगर कोई ब्लॉक जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है और बमुश्किल इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी के बराबर होगी। तो लेकिन फिर यहाँ पे मैंने चूँकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके लिए इसको रीड्राइव किया है, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी। 5वें या 4थे चैप्टर से मैंने ये प्रॉब्लम किया था। एनीवे, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई उस पॉइंट के ऊपर। अब अगर वेलोसिटी आ गई है तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन के ऊपर हमारे पास कितनी है, एम जी टाइम्स एच, क्योंकि एच हमने फाइंड करना है। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है आप यू आई वो है एम जी एच। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगेन ज़ीरो है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ रहे हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यू एफ वो बन जाएगी एम जी टाइम्स टू आर, क्योंकि मैंने ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये वाली लाइन ली है,
और ये टॉप वाला पॉइंट जो है ये 2r के फासले के ऊपर है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg टाइम्स 2r बनेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है kf वो बन जाएगी हाफ m v स्क्वेयर्ड, और v ये आर जी के बराबर है, v स्क्वेयर्ड मैंने कैलकुलेट किया है तो ये बन जाएगा हाफ m r g। अब आप लगाएं अगर के आई प्लस यू आई इक्वल्स के एफ प्लस यू एफ, तो आप अब यहाँ से इनिशियल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो के आई इज़ 0, यू आई इज़ एम जी एच, के एफ इक्वल्स हाफ एम आर जी और यू एफ जो है वो है 2 एम आर जी। और अगर आप यहाँ से एच कैलकुलेट करें तो एम जी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और हाफ आर प्लस 2r इज़ 5/2r। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 5/2r की हाइट से छोड़ा जाए तो फिर ये लूप कंप्लीट कर लेगा, इस सेंस में कि ये बमुश्किल इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ओके, अब ये टोटल हाइट कितनी थी इनिशियली 5r, हमारा जवाब क्या आया 5/2r। इसका मतलब है कि अगर हम इसको इधर आधी हाइट से यहाँ से छोड़ देते हैं तो फिर भी ये इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, और इसको पहुँच जाना भी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। ये अब आप खुद सोच लें कि मैं क्यों कह रहा हूँ, कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसको पहुंच जाना चाहिए 5/2r से ड्रॉप करके। इट्स जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। और मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व की हैं एंड आई वांटेड टू डू इट। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़। इससे आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो अगर आप न्यूटन लॉज को यूज़ करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाए। But I will leave you here, so that's it, and I will see you in next video soon, hopefully. Bye bye.